फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा आरबीआई। आरबीआई को बनाया गया था हिल्टन यंग कमीशन 1926 में आया था ये। 1926 के अंदर हमारी सीपीएससी भी आई थी और उसी टाइम पे हमारा हिल्टन यंग कमीशन आया था और इसने आरबीआई को बनाया 1934 एक्ट के तहत। इसने आरबीआई को 1935 में बनाया। तो आरबीआई के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि यंग हिल्टन कमीशन आया है हमारा 1926 के अंदर और आरबीआई की एक्ट आई है 1934 के अंदर। दो डेट याद रखनी है, 1926 और 1934। इसमें क्या है, अब आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड बैंक्स की बात है। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड बैंक्स की बात है। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो पेड अप कैपिटल रखते हैं 5 लाख तक की। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जिन्होंने एक्चुअली में जितने शेयर को इशू किया हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो वो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 5 लाख तक। तो इसमें पेड अप कैपिटल रखनी पड़ती है इनको 5 लाख तक की। और क्या होना चाहिए? और ये ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए जो इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को अफेक्ट ना करे। शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं। इनमें क्या फ़र्क है? शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। आरबीआई से ये कभी भी मनी बोरो कर सकता है और इनको आरबीआई को सीआरआर डिपॉजिट करना पड़ेगा और ये क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन सकते हैं। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स वगैरह क्लियर किए जाते हों, मैच्योर होने पे क्लियर किए जाते हों, तो ये क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन सकते हैं। जबकि हम नॉन शेड्यूल बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पे इनको सारे के सारे रूल फॉलो नहीं करने पड़ते और ये आरबीआई के डिस्क्रिशन पे मनी को बोरो करेंगे। इनको अपना सीआरआर जो है ये अपने पास रखते हैं और ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं बन सकते। तो शेड्यूल बैंक जो हैं वो सीआरआर आरबीआई को डिपॉजिट करेंगे, नॉन शेड्यूल बैंक जो हैं वो सीआरआर को अपने पास रखते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक सीआरआर को अपने पास रखते हैं। अब बैंक नेशनलाइजेशन कब किया गया था हमारा? 1969 के अंदर। 6 + 9 15 -1 14। 1969 के अंदर 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। वाई? प्राइवेट बैंक नॉट इंटरेस्टेड इन फार्मर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। जो प्राइवेट बैंक हैं वो फार्मर एंड स्मॉल ट्रेडर को लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? इसलिए उनके लिए और प्राइवेट बैंक जो हैं वो लेस ब्रांच खोलते थे विलेजेस के अंदर। तो दो कारण हैं। इसका पॉजिटिव क्या हुआ? इससे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इंक्रीज़ हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा हुआ, पॉवर्टी रिमूवल होता है, विलेज एम्पावरमेंट। 4 फ़ायदे हो रहे हैं सरकारी बैंक आने से। इनकी ब्रांचेस बढ़ गई हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लग गया है, पॉवर्टी रिमूवल और विलेज एम्पावरमेंट। अब बहुत सारे बैंक का कंसोलिडेशन किया जाता है, तो कंसोलिडेशन अच्छा है या बुरा है उसके बारे में बताना है। तो एक साइड कहता है कि यस, कंसोलिडेशन इज़ गुड। क्यों? कहता है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स हैं, टू मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे बेटर है कि ग्लोबल बैंक बना दिया जाए। इससे हम लोग एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, इससे हम लोग क्रॉस कटिंग कर पाएंगे, कोस्ट को कट कर पाएंगे। कोस्ट जो आज लगती है, इतने सारे लोग हैं उनमें एम्प्लॉय का खर्चा है और इतना हर एक बैंक, छोटे छोटे बैंक के अंदर जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उसकी कॉस्ट कट हो पाएगी। इंक्रीज़ इन बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड जोग्राफिकल रीच, एनहांस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, ग्रेटर कैपिटल एंड लिक्विडिटी। हमें ज़्यादा कैपिटल देखने को मिलेगी क्योंकि एक तो कैपिटल बटी हुई है और एक कैपिटल एक ही जगह पे है।
तो कंसोलिडेशन अच्छा होता है, टू मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक, ग्लोबल बैंक रिजॉल्विंग इशू रिलेटेड टू एनपीए, cost cutting, increase in business, enhanced geographical reach, enhanced human resources, greater capital and liquidity. अब क्यों अच्छा नहीं है, why not? फर्स्ट, यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। जो शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी में है उनके लिए नुकसान है। वो अपने, जैसे कि उन्होंने उस बैंक के अंदर डाल रखा था पैसा, तब तो वो उनको लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा है। अब सारे के सारे बैंक अगर वो मिल गए हैं तो उनकी जो कैपिटल का अमाउंट है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत ख़राब रहता है। कोस्ट कटिंग, कोस्ट कटिंग कहता है कि येस, कंसोलिडेशन के अंदर कोस्ट कटिंग देखने को मिलेगी, रिसोर्सेज वगैरह की कोस्ट कटेगी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए नुकसान वाली बात है। अब ये मीनिंगलेस है अगर इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं किए गए। इससे अच्छा ये है कि आप डिफ़ॉल्ट वर्कर को इम्प्रूव करें। अगर ये फेल होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बैंक बना देंगे, अगर ये फेल होते हैं तो इकनॉमी फेल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का हार्मोनाइजेशन करना पड़ेगा। क्या टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी चल रही है, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी चल रही है, तो क्या टेक्नोलॉजी का हार्मोनाइजेशन किया है हमने? नहीं किया है। सेटबैक टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब जैसे कि मान के चलते हैं नाना जी हैं, नाना जी अपने कोसली वाले बैंक में डाल रहे हैं, बट कोसली वाले बैंक ने क्या किया, पूरे के पूरे को रेवाड़ी वाले में शिफ्ट कर दिया। तो नाना जी को लगेगा कि यार मैं तो अपने पैसे ना बैंक में जमा ही नहीं करूँगा, क्योंकि इतना दूर कौन जाएगा, इसलिए मेरे घर के पास वाला बैंक बंद कर दिया, अब मैं नहीं जाऊँगा दूसरे दिन, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेटबैक लगेगा। नरसिम्हन कमेटी 1991 के अंदर आई थी। ये किस चीज़ के लिए आई थी? ये ऑन टैप लाइसेंस के लिए आई थी। ऑन टैप लाइसेंस के लिए नरसिम्हन जो है एक टपके में ही उड़ा देंगे, ठीक है। ऑन टैप लाइसेंस नहीं मिलेगा तो नरसिम्हा को एक नरसिम्हा उसको एक उनको एक टैप के अंदर ही लाइसेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज वो गर्दन उड़ा देंगे, ठीक है। तो ऑन टैप लाइसेंस, प्राइवेट बैंक, कंडीशन क्या होनी चाहिए इनकी कि मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आराम से सर उड़ा सकता है। नरसिम्हम मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस और विलिंग टू ओपन 25% इन रूरल एरिया और 5 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो 3 कंडीशन है ऑन टैप लाइसेंस के लिए। क्या क्या होती है? प्राइवेट बैंक को मिलता है, पहली बात तो ये 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 25% ब्रांच आपको रूरल एरिया में खोलनी पड़ेगी और 500 करोड़ आपके पास कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 25% आपको रूरल एरिया में और 500 करोड़ की क्या होनी चाहिए आपके पास? कैपिटल रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और शेड्यूल बैंक में हमारी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 5 लाख थी। यहाँ पे क्या है, नरसिम्हन कमेटी के अंदर कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और 25% ब्रांच आप रूरल एरिया में खोल पाएँ और 500 करोड़ की कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे लार्ज एनबीएफसी, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ये सब बैंक सेटअप करने के लिए अलाउड नहीं होते। ना लार्ज एनबीएफसी कोई भी बैंक नहीं बना सकती, ठीक है। एनबीएफसी जो है वो बैंक नहीं बना सकती, क्यों? क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकती है, इसलिए वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ना ही कॉर्पोरेट्स, ना ही इंडस्ट्रियल हाउसेस, वरना तो टाटा वगैरह सबके बैंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ना ही लार्ज एनबीएफसी, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ये सब बैंक सेटअप नहीं कर सकते। अब इनके फेवर की बात करते हैं कि नहीं नहीं इनको ये भी एनबीएफसी को भी अलाउ किया जाए कि ये भी बैंक सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? पहली बात तो ये कि इसमें ये होगा फ़ायदा कि इन कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है। कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा काम होगा। जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे एंथुजियाज्म आता है, अच्छा काम होगा। दूसरा, लेस स्कैम रिलेटेड विद एनबीएफसी एज दे विल कम अंडर आरबीआई। कह रहे हैं कि भाई एनबीएफसी में स्कैम कम होंगे, दूसरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये अच्छी बात कह रखी है। इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट बोले हुए हैं। अगेंस्ट में 7 पॉइंट है। पहला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड लेंडिंग होगी कि भाई हम उसी को लोन देंगे जो हमारे जानकार होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है, सरकारी तो है नहीं, तो हम लोग उसी को लोन देंगे जो हमारे जानकार होंगे। यहाँ पे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होना स्टार्ट हो जाएगा और हम ये जो रिस्की बिजनेस है ना उनको भी लोन दे देंगे, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। लेंड टू रिस्की बिजनेस, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस नॉट कॉर्पोरेट। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि मान के चलते हैं कि ये एक रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, और ये एक टाटा की कंपनी है। अब ये दोनों के दोनों कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो फिर वही है कि बहुत दिक्कत आ जाएगी, अगर क्योंकि बैंक को कॉपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉपरेट गवर्नेंस के अंदर इनकी प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर करके बैठ जाएंगे, कुछ हैंड्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर आ जाएगी। तो क्या क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कनेक्टिंग लेंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कनेक्टेड लेंडिंग है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है, लैंड टू रिस्की बिजनेस है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एंड कनेक्शन ऑफ पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एफडीआई इन बैंकिंग सेक्टर। देखो 20% एफडीआई जो है वो सिर्फ 20% जा सकती है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, ओनली 20%, जबकि 49% और 74% जा सकती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। 49 तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 49% आपको करना है आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 74% करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। फॉरेन बैंक के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेन बैंक के ऊपर हमारा CRR एंड SLR एप्लीकेबल होता है। फॉरेन बैंक के अंदर हमारा CRR एंड SLR जो है वो एप्लीकेबल होता है। ओके। और PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स वेरी कर सकते हैं, बट प्राइवेट फॉरेन बैंक के ऊपर CRR और SLR जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल बैंक की। देखो यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं वो अपनी ब्रांच कहीं भी खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं। और यूनिवर्सल बैंक जैसे कि हमारा SBI है, ये एक यूनिवर्सल बैंक है, ये टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी को भी लोन दे सकते हैं। जबकि जब हम डिफरेंशियल बैंक की बात करते हैं तो ये स्पेसिफाइड लोकेशंस के अंदर ही खोल सकते हैं। एग्जाम्पल है इसके अंदर RRB। जो RRB है हमारा, वो भी हमारा डिफरेंशियल बैंक की कैटेगरी में आता है। तो RRB जो है वो कैसे बना था, ये RRB एक्ट हमारा बना है 1976 के अंदर, और नरसिम्हन कमेटी आई थी हमारी 1975 के अंदर। इसके तहत हमारा RRB बना है। ठीक है। RRB हमारा बना है, डिफरेंशियल बैंक है ये, और ये हमारा 1975 से 1975 नरसिम्हन कमेटी और 1976 RRB खुद की एक्ट से बना था ये। इसमें क्या है, इसमें कंबाइंड शेयर होल्डिंग होती है सेंटर की और स्पॉन्सर बैंक की। सेंटर और स्पॉन्सर बैंक की इसमें कंबाइंड शेयर होल्डिंग होती है, और ये कंबाइंड शेयर होल्डिंग होती है सेंटर एंड स्पॉन्सर बैंक की, जो कि 51% से कम नहीं हो सकती। तो ये लगभग सेंटर का ही बैंक है, क्योंकि 51% में शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है। सेंटर प्लस स्पॉन्सर बैंक की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से कम नहीं हो सकती। PSLR नॉर्म्स इसमें लगते हैं 75% लगते हैं। इसमें क्यों लगते हैं, क्योंकि ये गाँव के लिए ही होता है, और PSL नॉर्म्स गाँव के लिए ही होता है ना। CRR और SLR इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लोअर होता है। ठीक है। इसका इमीडिएट रेगुलेटर नाबार्ड है और अल्टीमेट रेगुलेटर इसका RBI है। ठीक है। लोकल एरिया बैंक की हम बात करते हैं तो लोकल एरिया बैंक ये है मनमोहन। तो ये लोकल एरिया बैंक हमारा 1996 के अंदर आया था, और ये मनमोहन सिंह ने दिया था। लोकल एरिया बैंक हमारा मनमोहन, लोकल आदमी का अभी भी मन जो है वो मोह लेता है जल्दी से। लोकल आदमी का मन जो है अभी भी वो मोह के अंदर है, बट शहरियों का नहीं होता ज़्यादा। लोकल एरिया बैंक मनमोहन 1996, और ये रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए है। किसके लिए है ये, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय प्राइवेट बैंक। तो ये ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट बैंक, और ये रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट बैंक। अब हम बात करते हैं नचिकेत मोर कमेटी। तो नचिकेत मोर कमेटी, मोर नचिकेत मोर, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि और इंक्लूड करो। तो नचिकेत मोर कमेटी हमारा 2013-14 के अंदर आया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ओके। अब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर क्या होता है, SFB जो होते हैं, इसमें 25% इनको ब्रांचेस खोलनी पड़ती है अनबैंक्ड रूरल एरिया के अंदर। किस चीज़ के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 25% अपनी ब्रांच खोलनी पड़ती है अनबैंक्ड रूरल एरिया में, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, फार्मर के लिए और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक और हमारा RRB, ये दोनों के दोनों 75% इनके ऊपर PSL लगता है। ठीक है। और ये 5 साल के बाद यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक बन सकते हैं। ये
डिपॉजिट कर सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, दोनों डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे बने थे? ऊषा थ्रॉट कमेटी से। देखो थ्रॉट हमारा छोटा होता है ना, थ्रॉट हमारा छोटा होता है, ठीक है। तो ऊषा थ्रॉट कमेटी, और ये जो ऊषा आंटी है इनकी थोड़ी गर्दन नहीं है ना, तो इनका थ्रॉट और छोटा होगा। भाई स्मॉल फाइनेंस कमेटी बैंक इनके लिए बना था। पेमेंट बैंक की हम बात करते हैं। पेमेंट बैंक कैन नॉट लेंड मनी, और इसके ऊपर ना ही PSL एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक के ऊपर PSL एप्लीकेबल नहीं होता, और ना ही ये मनी लैंड कर सकते हैं, ठीक है। ना ही इनके ऊपर PSL एप्लीकेबल होता है, ना ही ये मनी लैंड कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड को इशू कर सकते हैं, कैन इशू डेबिट कार्ड बट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड बिकॉज दे कैन नॉट लैंड, ठीक है। इसमें ना ही NRI का डिपॉजिट होता है, ना ही इसमें टाइम डिपॉजिट होता है। क्या क्या नहीं होता है? ये मनी को लेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट लेंड मनी। ना ही इसके अंदर डिमांड डिपॉजिट होता है, सॉरी, इसमें डिमांड डिपॉजिट होता है 2 लाख तक का। इसमें टाइम डिपॉजिट और NRI डिपॉजिट नहीं होता, ठीक है। इसमें टाइम डिपॉजिट और NRI का डिपॉजिट नहीं होता, इसमें डिमांड डिपॉजिट होता है 2 लाख तक का। ये क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते, इसके ऊपर PSL एप्लीकेबल नहीं होता। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये प्रमोट करता है स्मॉल सेविंग को, माइग्रेंट लेबर को, लो इनकम हाउस होल्ड को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को प्रमोट करता है, ताकि ये लोग जो है छोटे 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 अपनी पेमेंट्स को कर सकें, है ना। 2 लाख तक ये यही काम करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, स्मॉल सेविंग, माइग्रेंट लेबर, लो इनकम हाउस होल्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो हमारा फिनक्लूवेशन प्लेटफॉर्म है। इसका फिनक्लूवेशन प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हो, ठीक है। अब इसके जो बैंक अकाउंट का नाम क्या क्या होता है? जो हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, इसके बैंक अकाउंट्स का नाम होता है सफल, सुगम, सरल। ओके, सफल, सुगम, सरल, सफल, सुगम और सरल, ये इनके बैंक अकाउंट के नाम होते हैं। ओके, कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक को कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करती है। और इसमें CRR, SLR, बेसल नॉर्म्स कमर्शियल बैंक के ऊपर CRR, SLR और बेसल एप्लीकेबल होता है। PSL लेंडिंग इनको करनी पड़ती है, इस पर कोई भी बोरो कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक ही यूनिवर्सल बैंक है। प्रॉफिट मोटिव इनका मेन पर्पस होता है, और ये वोटिंग करते हैं बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग के आधार पर इनको वोटिंग का राइट मिलता है। जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें RBI एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक में RBI और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूअल रेगुलेशन होती है। इसमें डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। PSL ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना, अर्बन वाले, उसके ऊपर PSL एप्लीकेबल होता है। इसमें प्रायोरिटी मिलती है शेयर होल्डर्स को, और इनका जो है वो कम्युनिटी मोटिव होता है। इसमें क्या होता है? 1 पर्सन 1 वोट की बात है। तो इसमें 1 पर्सन 1 वोट की बात है, और इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पैक्स के अंदर ये सब होता है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड पैक्स के अंदर ये सब होता है। ओके, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। तो इशू क्या है इसके अंदर? इशू ये है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है RBI के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है RBI के अंदर। पॉलिटिसाइजेशन एंड फेवरेटिज्म में बहुत बार चलता है। स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है RBI के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, इसमें ड्यूअल कंट्रोल है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। और पॉलिटिसाइजेशन एंड फेवरेटिज्म में बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की एक समस्या सबसे ज़्यादा है। अमेंडमेंट क्या है कि अमेंडमेंट ये की गई कि RBI को ज़्यादा पावर दी जाए, ठीक है। 1 मिनट, RBI को ज़्यादा पावर दी जाए, ये अमेंडमेंट की गई। ओके, अब हम टीजर लोन की बात करते हैं। देखो टीजर लोन जो होते हैं ना, ये वो लोन होते हैं, जैसे कि ये फ़ोन नहीं आते रहते, पर्सनल लोन ले लो, कार लोन ले लो और ये होम लोन ले लो। इसमें क्या होता है? इसमें पहले तो लो इंटरेस्ट रेट होता है इनिशियल पीरियड के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो ये जो है डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम करते हैं, शॉर्ट पीरियड देन एक्चुअल। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा है कि शॉर्ट पीरियड देन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अप्लाइड। देखो एक तो है जो शुरू से ही आपको महंगा महंगा दे रहा है, इसमें कम से कम भले ही शुरू के पीरियड के लिए इसमें इंटरेस्ट रेट कम तो होता है। इसमें शॉर्ट पीरियड देन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड, हेल्प बोरोवर टू सेव द टोटल लोन कॉस्ट। टोटल लोन कॉस्ट के अंदर थोड़ा इजाफा इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए लोग ले भी लेते हैं, वरना कोई ले ही ना। थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता ही है, टोटल लोन कॉस्ट के अंदर इसको
थोड़ा सा मुनाफा मिल जाता है। ठीक है, ये फ़ायदा है इसका। अब मेरी जिंदगी के मालिक, शिव बारिश आ रही है क्या? अच्छा। हे प्रभु, इतना फर्क नहीं रहा। इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, इसका गम नहीं है, बदल गया ज़माना, मेरी
अब बोरोवर कैसे होते हैं? बोरोवर 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सब प्राइम बोरोवर, जो सब प्राइम, वो जो बोरो ना कर पाए, ठीक है, कैन नॉट रीपे, उनका सीबीएल स्कोर बहुत ज़्यादा लो होता है। जो बोरो ना कर पाए उनका सीबीएल स्कोर जो है बहुत ही लो होता है। दूसरे हमारे होते हैं ओवर लेवरेज्ड बोरोवर। ओवर लेवरेज्ड बोरोवर हाई डेप्थ टू इक्विटी रेशियो इनका होता है। ओवर लेवरेज्ड कि इक्विटी रेशियो जितना, इक्विटी इन्होंने जितना शेयरिंग नहीं की है उससे ज़्यादा इन्होंने डेप्थ ले लिया है, तो ओवर कर दिया है। हाई डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। थर्ड होता है हमारा ज़ॉम्बी लैंडिंग। ज़ॉम्बी लैंडिंग में क्या होता है? जब वीक बैंक लोन देने लग जाते हैं, तो जब वीक लोग लोन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़ॉम्बी लैंडिंग। तो हमने बात की 3 चीज़ों की। सब प्राइम बोरोवर कैन नॉट रीपे, इसका लो सीबीएल स्कोर होता है। दूसरा हमने बात की ओवर लेवरेज्ड बोरोवर, इसकी हाई डेप्थ टू इक्विटी रेशियो होती है। थर्ड हमने बात किया ज़ॉम्बी लैंडिंग, जब वीक बैंक लोन देने लग जाते हैं। स्ट्रेस एसिड की हम बात करते हैं। स्ट्रेस एसिड जो है वो 1 से 90 डेज़ के एसिड को हम लोग स्ट्रेस एसिड की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। 1 से 90 डेज़ की कैटेगरी को हम लोग स्ट्रेस एसिड की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1, 2 होता है। 0 से 1 से 30, 30 से 60 एंड 60 से 90। तो SM0, SMA0, SMA1 एंड SMA2। अब NPA की हम बात करते हैं तो NPA जो है वो 90 डेज़ के लिए होता है। और ये NPA तब माना जाता है जब 90 दिन तक इंटरेस्ट ना पे किया जाए। तो NPA कब माना जाता है? जब 90 दिन तक इंटरेस्ट ना पे किया जाए। और क्रॉप के लिए क्या होता है? अगर हमारी शॉर्ट क्रॉप है तो उसमें 2 सीज़न माने जाएंगे, और अगर हमारी लॉन्ग क्रॉप है तो उसमें 1 सीज़न लिया जाता है। और सब स्टैंडर्ड एसेट जो होता है वो होता है हमारा अप टू 12 मंथ्स। सब स्टैंडर्ड एसेट अप टू 12 मंथ। डाउटफुल एसेट होता है हमारा मोर देन 12 मंथ्स। सब स्टैंडर्ड एसेट हमारा होता है अप टू 12 महीने तक, और डाउटफुल एसेट होता है हमारा मोर देन 12 मंथ्स। और लॉस्ट एसेट क्या होता है? जब कोई रिकवर ही ना किया जाए। तो सब स्टैंडर्ड एसेट हमारा होता है 12 महीने तक। डाउटफुल हमारा क्या होता है? जब 12 से भी ऊपर महीना हो गया है तब नहीं दे रहे पैसे, तो डाउट पे आएंगे। और फिर ये होता है हमारा लॉस्ट एसेट कि भाई अब रिकवरी नहीं हो सकती। राइट ऑफ की बात करते हैं तो राइट ऑफ करता है बैंक टू क्लियर अप देयर बैलेंस शीट, और वेव ऑफ करता है गवर्नमेंट। तो राइट ऑफ में आता है कंडक्टेड बाय बैंक टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट, हेल्प इन अचीविंग टैक्सेशन एफिशिएंसी एज दे आर रिमूविंग देम फ्रॉम देयर एसेट लिस्ट। अब पहले एसेट के अंदर पड़ा हुआ है कि हाँ इनके पास इतना सारा एसेट है, उसको क्या करेंगे ना, उसको उसकी एसेट लिस्ट से हटा देते हैं। उसको उस एसेट लिस्ट से ही हटा दिया जाता है। तो जैसे एसेट लिस्ट से हटाएंगे तो दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास तो इतना जो है ये तो हमारा फालतू का है एसेट, हमें दिख तो रहा है कि हाँ ये लोन दिया हुआ है, बट ये लोन तो रिकवर होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है उसके ऊपर फिर टैक्स भी नहीं लगेगा, जैसे ही हटाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए हेल्प इन अचीविंग टैक्सेशन एफिशिएंसी एज दे आर रिमूविंग देम फ्रॉम देयर एसेट लिस्ट। बोरोवर कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर रीपेमेंट, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो बोरोवर है वो कंटिन्यू टू लायबल फॉर रीपेमेंट, इनमें रीपेमेंट करनी ही करनी पड़ती है। जबकि वेव ऑफ में क्या होता है? बोरोवर नॉट लायबल फॉर रीपेमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक कैटेगरी इसमें आती है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में हम लोग क्या करते हैं, ये वही लोग इंडिविजुअल को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बनाया जाता है। और इसमें अबव 100 करोड़ वाले लोगों को इसके अंदर डाला जाता है। और इसमें ये क्या करते हैं, जो ये ऑफेंडर्स होते हैं इसकी प्रॉपर्टी को सीक कर लेते हैं, ठीक है। सीक टू कन्फेस्टिगेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर्स, प्रॉपर्टी वगैरह को सीक कर लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीजे नायक कमेटी। पीजे नायक, नायक कौन बन सकता है? जो सबके साथ कॉपरेट करके चले वही नायक बन सकता है। तो कॉपरेट गवर्नेंस के लिए ये होता है। इसमें क्या होता है, रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग लेस देन 50%, मतलब 50% से आप कम कर दो। और आप क्या करो, आप बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाओ। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो कह रहे हैं कि आप क्या करो, गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है उसको 50% से कम कर दो, और एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक BIC बनाओ, और ताकि जिसके अंदर गवर्नमेंट जो अपने सारे के सारे शेयर्स को उसमें ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। इट विल टेक टाइम, लेकिन कहा गया कि यार ये तो टाइम लगेगा इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा। ये बैंक की कंडीशन सुधारने के लिए इसमें ये कहा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया जाए। अब
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये कहा गया कि गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है उसको 50% से कम कर दिया जाए। तो फिर कहा कि अच्छा हम 50% से कम करेंगे तो हम रखेंगे कहाँ पे? तो कहा गया कि आप क्या कर कीजिए, अपना बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाल दो। किस में डाल दो? बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आप डाल दो, BIC के अंदर डाल दो। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो अपने सारे के सारे शेयर्स को BIC में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। लेकिन कहा गया कि BIC में तो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर सारे के सारे शेयर डालने के लिए। BHNI कमेटी ने कहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो कहा गया कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम ना BBB बना देते हैं। अब BBB का कोई काम नहीं, क्योंकि ये जो है अभी खल्लास हो चुका है। ये इसने क्या किया कि ये जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टैट्यूटरी नहीं होगी। और ये BBB जो है ना, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। और इसमें टॉप में कौन कौन बैठेंगे, ठीक है? कंप्राइज एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ PSB, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टॉप में कौन कौन बैठेंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, देन फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी? ये सिर्फ सिलेक्ट करने का काम करेंगे। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो सिर्फ सिलेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद फिर फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब ये जो है, ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, ये 7 पॉइंट इंद्रधनुष का पार्ट था। और इंद्रधनुष मिशन किस लिए था? टू रिवैम्प PSB का सुधार के लिए हमारा इंद्रधनुष मिशन आया था, PSB के सुधार के लिए। एडवाइजरी बॉडीज़ में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंदर कॉर्पोरेट अफेयर नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, बट इसमें कॉर्पोरेट अफेयर नहीं है। इसमें कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें क्या है? एडवाइजरी बॉडी है, बट दे कैन नॉट इन्वॉल्व इन। अब प्रॉब्लम क्या आती है, किसको क्यों हटाया गया है? ये जो लोग हैं ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के अंदर शामिल नहीं थे, तो BBB को रिप्लेस कर दिया क्या? FSIB, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस ब्यूरो के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया अंडर। और ये भी किसके अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करते हैं। तो इसको किसके साथ रिप्लेस किया गया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ काम करता है, ओके। तो क्या इसका गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB? नहीं, ये नहीं होता है, अलग अलग होते हैं ये। ठीक है, हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आया था। अब हम बात करते हैं DICGC। DICGC के अंदर क्या होता है कि इसमें 100% ये कवर करता है RBI, ठीक है। जैसे कि जब पब्लिक जो जनता डिपॉजिट करती है बैंक के अंदर, तो बैंक उस डिपॉजिट का इंश्योरेंस कर लेता है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर बैंक जो है उसके ऊपर फिर प्रीमियम देता रहता है, ताकि अगर कभी बैंक डिपॉजिट पे करने में फेल हो जाए तो DICGC जो है वो 5 लाख रुपए सामने वाले को पे करेगी ही करेगी। तो ये एक तरीके से इंश्योरेंस कवर है। इसमें क्या क्या कवर नहीं होते? इसमें पैक, NBFC, डिपॉजिट ऑफ पैक, पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। NBFC इसमें नहीं आती। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं आती इसके अंदर, NBFC नहीं आती। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आता, डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट नहीं आता, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता, इंटर बैंक डिपॉजिट भी नहीं आता, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक भी नहीं आता इसके अंदर। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं आता। डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया भी नहीं आता, डिपॉजिट आउटसाइड इंडिया नहीं आता, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक भी नहीं आता, इंटर बैंक डिपॉजिट भी नहीं आता, डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी नहीं आता, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं आती, पैक नहीं आता, NBFC नहीं आता। ओके, अब हम बात करते हैं ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट में क्या होता है? जब कॉर्पोरेट ने बैंक से लोन लिया, कॉर्पोरेट नहीं पे कर पाई, तो बैंक बोलेगा कि अच्छा अगर आपको नया लोन चाहिए ना तो मैं आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि पिछला वाला आपने पे नहीं किया था। तो अब जो नया लोन मिलेगा आपको उसके ऊपर मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के दूंगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? NP कर जाएगा, क्योंकि वो पहले वाला ही नहीं पे कर पा रहा था, अब ये वाला तो बिल्कुल पे नहीं कर पाएगा। इससे फिर कंडीशन में स्लो डाउन आ जाती है। तो इसमें 2 लोग शामिल होते हैं, कॉर्पोरेट और NBFC। अब एक नया ही टर्म निकाल दिया है। वो नया टर्म क्या है?
4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसमें बैंक है, कॉर्पोरेट है, एनबीएफसी है और एक और आदमी आ गया रियल एस्टेट। बाबा बैंक है, एनबीएफसी है, रियल एस्टेट है, बैंक है, कॉर्पोरेट है, रियल एस्टेट है और एनबीएफसी। इसमें 4 लोग शामिल कर दिए। ट्विन में तो कौन कौन था? बैंक था और कॉर्पोरेट था। 4 बैलेंस शीट में कौन कौन आ गए हैं? रियल एस्टेट को ले आए हैं और ये एनबीएफसी को ले आए हैं। हेयर कट की बात क्या होती है? एक्सेप्ट लेस व्हाट वाज ड्यू इन अ पर्टिकुलर लोन अमाउंट। एक्सेप्ट लेस, जितना भी बचा हुआ था, मान लेते कि मेरा बचा हुआ 50,000, तो मैं बोलूँगी ऐसा अच्छा ऐसा करोगे ना 30,000 ही ले लो। तो एक्सेप्ट लेस व्हाट वाज ड्यू इन अ पर्टिकुलर लोन अमाउंट। चांसेस ऑफ रिकवरी इसमें लेस होती है, चांसेस ऑफ रिकवरी आर लेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस एसिड की। स्ट्रेस एसिड के अंदर क्या होता है हमारा? जैसे कि इसके अंदर हमारा आता है एनपीए, रीस्ट्रक्चर्ड लोन। रीस्ट्रक्चर्ड लोन में क्या होता है? 5 से 10 साल का होता है इसके अंदर, 5 to 10 ईयर्स का होता है इसमें रिटर्न ऑफ एसेट किया जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है एसेट को, रिटर्न ऑफ, रीस्ट्रक्चर कर दिया है कि चलो इतना कम कर दिया है। इसमें 4 आर होता है। रिकॉग्नाइज करना, एसिड क्वालिटी रिव्यू, रिकॉग्नाइज एनपीए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। एसिड क्वालिटी रिव्यू के लिए क्या किया जाता है ना, एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें 20 कैरेक्टर, उसके अंदर 20 कैरेक्टर होते हैं, 20 कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये फिर रिपोर्ट करते हैं क्राइलिक को। क्राइलिक क्या होता है हमारा? क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, इसको ये रिपोर्ट कर देते हैं। और ये कौन बनाता है इसको? क्राइलिक को क्रेडिट रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, इसको आरबीआई बनाता है। तो एसिड क्वालिटी रेशियो, इसको रिकॉग्नाइज कौन करते हैं? इसको रिकॉग्नाइज करते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे एनपीए। इसमें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, 20 कैरेक्टर का होता है और ये रिपोर्ट करते हैं क्राइलिक को, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। ये पब्लिश, ये सब, ये इसमें होता क्या है ना कि क्रेडिट जो है आरबीआई का है। पहली बात तो क्रेडिट किसका है? आरबीआई का है। और इसमें क्या होते हैं? सारी की सारी क्राइलिक जो है आरबीआई का है। और इसमें क्या है? बोरोवर का जितना भी डाटा होता है ना उसको पब्लिश कर देते हैं, ताकि जो नेक्स्ट लेंडर है, बैंक है हो, एनबीएफसी हो, उसको पता रहे कि इसने कितना ले रखा है। और हाँ, जो भी बोरोवर 5 करोड़ से ऊपर बोरो करेंगे उनके लिए क्रेडिट मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की। तो रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है? 525 स्कीम चलती है। इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है ना, वो 25 साल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया जाता है उसमें कहते हैं कि आपने 5 साल के बाद इसको रिव्यू करते रहना। 25 साल का आपने लोन ले लिया है, ओके फाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ले लिया आपने 25 साल का, इसको आप लोग हर 5 साल में आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। अब रिकवरी में क्या होता है? सरफाइसी एक्ट है, जैसे कि गिव पावर टू बैंक। सरफाइसी एक्ट में क्या होता है? पावर दी जाती है बैंक को, गिव पावर टू बैंक टू रिकवर बैड लोन को रिकवर आप कर सकें। पॉसिबल ओनली फॉर सिक्योर्ड लोन। सरफाइसी एक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन के लिए पॉसिबल होती है, सही बात है। कॉर्पोरेट बैंक कम अंडर दिस। हाँ, एक नई इसमें के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, सरफाइसी एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट बैंक भी आते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कहते हैं कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी को इनफॉर्मली कहा गया कि येस आई एम अनेबल टू पे, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन कॉर्पोरेशन टू पे देयर बिल व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेएबल। इनएबिलिटी, ये सामने वाले की इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन कॉर्पोरेशन टू पे देयर बिल व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेएबल, ठीक है। बैंकरप्सी क्या होता है? इसमें इनकैपेबल लीगली डिक्लेयर कर दिया जाता है बैंकरप्सी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में तो एक कह रहे हैं कि यार ये नहीं दे पाएगा, और बैंकरप्सी में लीगली डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, ही इज़ नॉट एबल टू पे, ठीक है। ये लीगल एसेट क्वालिटी रिव्यू के अंदर क्या होता है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। लिक्विडेशन में क्या होता है? इसमें वाइंडिंग अप कर दिया जाता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ की हम बात करते हैं। ये क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं ट्रैक्स ऑफ डेप्थ जो भी है क्रेडिटर ने, रीपेमेंट एंड डेप्थ डिफॉल्टर ने जो भी डेप्थ लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसके ट्रैक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है? एग्जांपल है इसका नेशनल ई गवर्नेंस सिस्टम जो है। अब हम बात करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ की। अगर कॉरपोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म है
उसको देखता है NCLT। लेकिन जब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको उसको तो कौन देखता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो कॉरपोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, कॉरपोरेशन है और लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है तो उसको देखता है NCLT। और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को कौन देखता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है। ओके, स्टेप 1 क्या होता है? NCLT से परमिशन लो, 14 दिन के अंदर वो परमिशन देगा और फिर उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को जाएगी रिपोर्ट, फिर रेजोल्यूशन प्लान बनेगा। इसमें जो होम बायर है ना, होम बायर, उसको उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। जो होम बायर हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है और डिफ़ॉल्टर जो है अपनी कंपनी के लिए बिड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो है ये 330 दिन के अंदर ये रेजोल्यूशन ख़त्म होना चाहिए। अब देखो, एक होता है हमारा प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कि आप जो हैं जो भी डिस्ट्रेस कॉर्पोरेट्स हैं और लेंडर हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं जो गिर गए हैं और जो देने वाले हैं, आप सब अपने बीच में ही कर लो। ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है MSME के लिए। अगर आपका डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ तक का है तो आप 120 दिन के अंदर आप प्री पैक कर लो डिस्ट्रेस कॉर्पोरेट्स एंड लेंडर्स, आप सब अपने बीच में कर लो। ठीक है, अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है तो आप CIRP में आ जाओ, रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर आ जाओ। रेजोल्यूशन प्रोसेस वाला काम जो है 330 दिन में पूरा होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट सशक्त की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट सशक्त मेहता 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 पैनल है इसका। प्रोजेक्ट सशक्त के लिए मेहता पैनल की रिकमेंडेशन है। किस चीज़ के लिए है ये? जो भी इसमें ये कहा गया है कि जो भी फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ लोन्स के लिए, पहली बात तो ये NPA का फास्टर रेजोल्यूशन के लिए, जो भी लोन 50 करोड़ से नीचे है तो वो अपने आप अपने एंड पे रिजॉल्व करो। 50 करोड़ से बिलो के लोन को अपनी एंड पे रिजॉल्व करो 90 डेज़ के अंदर। लेकिन जो 50 से 500 करोड़ वाले लोन हैं उनको बिटवीन इंटर क्रेडिटर्स करेंगे और अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है जब सब लोग मिलके, इंटर क्रेडिटर सारे बैंक, जितने भी बैंक के आपस में मिले हैं और वो लोग देख रहे हैं कि अच्छा इसका क्या करना चाहिए। जितने, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी ने एक ही बैंक से 500 करोड़ का लोन ले रखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ से 500 लिया है, यहाँ से 50 लिया है, कितना कितना किया हुआ है इस तरीके से। तो आप सभी मिलिए इंटर क्रेडिटर कंसोर्टियम 50 से 500 करोड़ के बीच में होता है अंडर कंसोर्टियम। इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? इसको इम्प्लीमेंट करेगा लीड बैंक, कि जो बैंक लीड कर रहा होगा ना उस टाइम पे वो बैंक यहाँ पे करेगा। जैसे कि एग्जांपल SBI हो सकता है और इसको कितने में करना होता है? इसको करना होता है 180 डेज़ के अंदर। अगर यहाँ भी काम नहीं बन रहा है तो आप आ जाओ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर, फिर आपका पूरा पूरा एसेट को बेच देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और आपका काम कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स के बारे में। हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड, तो इसमें क्या होता है हमारा CRR, SLR, ये हमारे हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड है, इनको कोई भी लेने को तैयार है। CRR में होता क्या है? कैश होता है। कैश तो वैसे भी हाई क्वालिटी लिक्विड है ही है। CRR है, SLR है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, ये वाली सिक्योरिटीज़। CRR है, SLR है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की हम बात करते हैं तो बैंक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में क्या होता है कि बैंक जो है ना वो HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड को रखता है अपने पास, होल्ड करके रखता है टू फंड कैश आउट फ्लो फॉर 30 डेज़। ठीक है, टू फंड कैश आउट मतलब उसके पास 30 दिन के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, उसको ये अपने पास रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में क्या होता है? बैंक जब होल्ड करके रखता है, क्या होल्ड करता है? हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड को, किस चीज़ के लिए? टू कैश आउट फ्लो, फॉर 30 डेज, टू कैश आउट फ्लो फॉर 30 डेज। पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन, पारा इसे कहते हैं। पब्लिक सेक्टर के एसेट को रिहेबिलिटेट करने के लिए इसके लिए बैड बैंक बनाया जाता है। तो जो बैंक हैं वो अपने बैड एसेट को पारा के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर पारा जो है वो रिकवर कर लेता है। बट इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं? इसमें चैलेंज ये आते हैं कि जो ये पारा है ये कैपिटल कहाँ से लेके आएगा, और ये
फेयर वैल्यू, एसेट की फेयर वैल्यू और हेयर कट कितना करना है उसको कैसे डिटरमाइन करेगा कि कितनी एसेट की फेयर वैल्यू लानी चाहिए और कितना हेयर कट करें, तो उसको उसकी फेयर वैल्यू को ये कैसे डिटरमाइन करेगा, ठीक है। पॉलिटिकल बैकलैश, गवर्नमेंट प्रमोटेड बैड बैंक टू बाय डिस्ट्रेस कंपनीज, ठीक है। देखो इसमें क्या हाथ कहते हैं कि ना गवर्नमेंट ने ना ये बैड बैंक इसलिए बनाया है ताकि डिस्ट्रेस कंपनीज को खरीद सकें, तो इसमें ये बहुत बड़ा एक कारण आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखो इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2002 के अंदर, ओके। 2002 के अंदर आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था? तो इसको क्या था कि बैंक विद फाइनेंशियल मेट्रिक्स आर पुट अंडर द वॉच बाय, देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है ना, जो जो बैंक अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं उनको डायरेक्टली आरबीआई के वॉच में डाल देते हैं कि हाँ भाई अब आरबीआई अब आप ही देखो इसको, ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एम क्या होता है? एम टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए इन बैंकिंग सेक्टर। इसमें क्या क्या देखना होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखो, एसेट क्वालिटी देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न ऑन एसेट देखो और लेवरेज रेशियो देखो, ठीक है। तो क्या क्या देखो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखो, एसेट क्वालिटी देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न ऑन एसेट देखो और लेवरेज रेशियो देखो। अब देखो प्रोविजनिंग क्या होता है? कुछ पैसा अलग निकाल के रख लेना, मतलब हो सकता है कि एकदम से जनता अपना पैसा मांगने के लिए आ जाए कि नहीं हमें पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो इसके लिए कुछ पैसा अलग से निकालने के रखना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनिंग। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहते हैं? तो जो ग्रॉस एनपीए है माइनस प्रोविजनिंग, ठीक है, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग को हम लोग कहते हैं नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग को हम लोग कहते हैं ग्रॉस एनपीए, कि भाई ये वाला तो है, ये तो हमारा एनपीए बन गया है, अब इसके लिए कुछ तो आप अपना प्रोविजनिंग हटा लो, तो प्रोविजनिंग आपने जैसे ही हटाया तो वो बन जाएगा आपका एनपीए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में क्या होता है? टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है? हमारे शेयर होल्डर्स की इक्विटी की बात होती है, ठीक है, शेयर होल्डर की इक्विटी की बात होती है इसके अंदर, शेयर होल्डर्स की इक्विटी की बात होती है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है बैंक की कंडीशन के अंदर इसका, ठीक है। और टीयर 2 क्या होता है? हमारा रिजर्व एंड डेप्थ होता है इसके अंदर, रिजर्व एंड डेप्थ होता है, जैसे कि जो ये होता है ना शेयर होल्डर की इक्विटी, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किस चीज़ के अंदर? बैंक की कंडीशन में। और यही टीयर 1 कैपिटल जो है ना, यही इसी के ऊपर लेवरेज रेशियो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर जितना सी कैपिटल रिजर्व एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होगी, ओके। क्योंकि वही ना, जैसे कि तो रिस्क वेटेड एसेट जो है वो कम होगा अपना, मान लेते हैं कि ये जो दोनों मिला के ये है हमारे 100 और ये है हमारा 20, ठीक है। तो ये कितना कट गया हमारा? कट किया गया हमारा 50। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये अच्छा होता है, ठीक है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए एक बेसल बनाया गया था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मेड अप ऑफ कंट्रीज सेंट्रल बैंक मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक ने मिलके एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेसल, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसमें बेसल नॉर्म्स पर्टिकुलरली ये फेमस है। अब 3 आए हैं बेसल, तो अभी तीसरा हमारा आया था 2008 के अंदर, जो कि अभी इंप्लीमेंट होने में 2018 तक इंप्लीमेंट हुआ था, 10 साल के बाद इंप्लीमेंट हुआ था ये। इसने कहा था कि आपको ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% रखनी पड़ेगी, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको रखनी पड़ेगी 8% तक, और आरबीआई ने डिसाइड किया कि नहीं हम रखेंगे 9% तक, ओके। काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर की हम बात करते हैं। देखो कहते हैं कि जब इकोनॉमी वीक है, जब इकोनॉमी के अंदर वो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस टाइम पे आप लोन दे दो, और जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस टाइम पे आप सेव कर लो। तो इसमें काउंटर करो, होता क्या है कि जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसी टाइम पे लोन देते रहते हैं। जैसे ही हमारी इकोनॉमी ठप होती है तो लोग बैंक क्या करते हैं? बैंक अपना पैसा छुपा के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं अब हम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। DSIB की हम बात करते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको अनाउंस किया था आरबीआई ने। ऐसे बैंक बनाओ जो टू बिग टू फेल, जो फेल ही ना हो पाए, टू बिग टू फेल। तो ऐसे 3 बैंक बनाए गए, SBI, ICCI और HDFC, ओके। तो DSI बैंक के अंदर हमारे 3 बैंक हैं, RBI है, ICCI है और HDFC है। NBFC की हम बात करते हैं, NBFC इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, NBFC इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। NBFC जो है ना वो किसके अंदर आता है? हमारा कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, 1956 के अंदर है ये, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना।
बैंक किसके अंदर होते हैं हमारे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर होते हैं ये, और एनबीएफसी हमारी आती है कंपनी एक्ट 1956 के अंदर। तो ये जो है ना बैंकिंग सर्विसेज तो देते हैं, बट ये बैंकिंग इनके पास ये जो है ये बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, बट इनके पास क्या है, लाइसेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, LIC एनबीएफसी है, टाटा कैपिटल ये एनबीएफसी, मुथोड़ ये एनबीएफसी सारी की सारी, ठीक है। ये जो है ना ये डिपॉजिट करते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, ठीक है। ये हाँ ये लोन दे सकते हैं, मतलब ये टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं बट डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते ये लोन देते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। रेगुलेट कौन कौन करता है इसको, रेगुलेट करने वाले बहुत सारे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करेगा, आरबीआई करेगा, सेबी करेगा, सब लोग इसको रेगुलेट करते हैं। कांट डिपॉजिट, ये देखो ये ना टाइम डिपॉजिट ले सकता है, और जो टाइम डिपॉजिट लेगा उसको SLR मेंटेन करना पड़ेगा। ये चेक इशू नहीं कर सकते, ये चेक इशू नहीं कर सकते, ओके। कंपनी कांट बी एनबीएफसी। देखो अगर किसी कंपनी का प्राइमरी बिजनेस किस चीज़ का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का है, एग्रीकल्चर का है, तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाती। 3 चीज़ें अगर वो कर रही है, इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल बेच एंड सेल के अंदर इन्वॉल्व है, 3 चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व है। किस किस चीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इसके अंदर ये शामिल है तो ये एनबीएफसी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। अब आरबीआई रेगुलेटेड 8 है ये आरबीआई जो है 8 को रेगुलेट करता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, गोल्ड लोन कंपनी, गोल्ड लोन को भी आरबीआई रेगुलेट कर रहा है क्योंकि आरबीआई के पास भी गोल्ड होता है ना, इसलिए। मुथूट फाइनेंस को आरबीआई रेगुलेट करता है, हाँ मुथूट फाइनेंस को आरबीआई रेगुलेट करता है, ओके। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, गोल्ड लोन कंपनी और मुथूट फाइनेंस को आरबीआई रेगुलेट करता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिनटेक कंपनी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और डेप्थ फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ कंपनी। और फैक्टरिंग क्या होता है, जो कंपनी और डेप्टर के बीच में कोई आदमी खड़ा हो जाए, जैसे कि कोई कंपनी ने कोई सामान बेचा, ठीक है, और एक आदमी बोलता है कि मैं आपको ना बाद में लौटा दूंगा पैसे, तो उसके बीच में फैक्टर आ जाता है कि हाँ चलो, एक बंदा बीच में आ जाएगा इन दोनों के बीच में कि चलो आपके बीच में ना मैं खड़ा हो जाता हूँ, आपके पास अभी पैसा नहीं तो मैं दे देता हूँ और आप जो है आप मुझे पैसा दे देना, इस तरीके से। अब सेबी किसको रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक ब्रोकर, रिट इनविट जो है इसको सेबी रेगुलेट करता है। तो स्टॉक ब्रोकर को रिट इनविट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक, वेंचर कैपिटल फंड, ये 5 चीज़ें जो है सेबी के अंदर आती हैं। क्या क्या, स्टॉक ब्रोकर, रिट इनविट, म्यूचुअल फंड। मुथूट फाइनेंस आता है आरबीआई के अंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड आता है सेबी के अंदर। इन्वेस्टमेंट बैंक, वेंचर कैपिटल फंड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर क्या क्या आता है हमारा, निधि कंपनीज, म्यूचुअल फंड दोनों के अंदर आता है। सेबी कर रही है और कॉर्पोरेट अफेयर भी कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है चिट फंड कंपनीज। इसमें पूछा हुआ है कि कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है, तो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, यस, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये होता है। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी ऑफ विल्स, दोनों काम होते हैं इसके कमर्शियल बैंक के। ये सेल परचेज करते हैं, सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर के बिहाफ पे बेचते हैं। और एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज ऑफ विल, एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ विल भी होते हैं कमर्शियल बैंक हमारे, ठीक है। तो परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज ऑफ विल। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये एसबीआई का है, ठीक है। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम एसबीआई। देखो चाइना के अंदर ना 2 बैंकों ने अपनी ब्रांच खोली है, एक तो हमारा है एसबीआई है और एक हमारा एक्सिस बैंक है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक, एसबीआई है और एक्सिस बैंक है।
देखो ये याद रहे कि जो सिटी बैंक है ना, सिटी बैंक ये फॉरेन बैंक है। सिटी बैंक फॉरेन है, आईसीसीआई प्राइवेट है, इंडियन बैंक है पब्लिक। ठीक है, तो इंडियन बैंक हो गया पब्लिक, आईसीसीआई बैंक हमारा है प्राइवेट, और सिटी बैंक हमारा है फॉरेन, सरस्वती बैंक हमारा कॉपरेटिव। सरस्वती बैंक हमारा है, सरस्वत बैंक कॉपरेटिव है, सिटी बैंक हमारा फॉरेन है। सरस्वती बैंक कॉपरेटिव है, सिटी बैंक हमारा फॉरेन है, आईसीसीआई प्राइवेट है, इंडियन बैंक पब्लिक। देखो सबसे पहले हमारा एसबीआई बना है 1955 के अंदर, फिर लीड बैंक स्कीम आई है हमारी 1969 के अंदर, फिर आरआरबी 1975 के अंदर, फिर नाबार्ड हमारा 1982 के अंदर। तो ये याद रखना है। सबसे पहले हमारा क्या है, एसबीआई है, फिर हमारा लीड बैंक स्कीम है 1969 के अंदर है, फिर हमारा आरआरबी है, फिर हमारा नाबार्ड है। एसबीआई है, लीड बैंक स्कीम है, एसबीआई है, लीड बैंक स्कीम है, आरआरबी है, नाबार्ड है। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो इंडियन प्रमोटर की मैक्सिमम लिमिट क्या सिर्फ 49% है, तो ऐसा नहीं है, 74% है। अप्रूवल रूट से 74% है, और कह रहे हैं कि क्या ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ 49% है, तो ये ठीक है। देखो ये जो लीड बैंक स्कीम है ना 1969 के अंदर आई थी पहली बात तो। ये डॉक्टर गार्डगिल फार्मूले पे बेस्ड है, गार्डगिल फार्मूले पे बेस्ड है, और ये एरिया अप्रोच का काम करती है, एरिया अप्रोच का काम करती है ये। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, ऑब्जेक्टिव इसका होता है एनहांस द फ्लो ऑफ बैंक फाइनेंस टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, और ये ऊषा थ्रॉट कमेटी ने इसको रिव्यू किया था। द फंक्शन ऑफ लीड बैंक स्कीम आर अ बैंक डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पज, जो इन सब कामों के लिए बनी हुई हो, डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पज। बेसिक एम क्या होता है, तो ये एरिया बेस्ड अप्रोच का काम करती है ना। अरे कहाँ गया, एक मिनट। अरे तो ये जो लीड बैंक स्कीम है इसका बेसिक एम क्या होता है, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेगी ये। ठीक है, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ये काम। और सर्विस एरिया अप्रोच भी किसका होता है, लीड बैंक स्कीम का ही होता है। और लीड बैंक स्कीम जो है वही डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग भी यही करती है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग भी लीड बैंक ही करती है। स्मॉल इंडस्ट्री के मामले में कौन काम करेगा, स्मॉल इंडस्ट्री में सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री में सिडबी काम करेगी भाई। सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, लखनऊ। स्मॉल इंडस्ट्रीज अपना लक अपनाती रहती है ना, आजमाती रहती है, तो लखनऊ के अंदर है इसका। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता। इलाहाबाद का कोलकाता में है, अच्छा। सिडबी का है हमारा लखनऊ, और इंडिया ओवरसी बैंक का है चेन्नई, इंडिया ओवरसी बैंक चेन्नई। ठीक है ना, इंडिया ओवरसी बैंक हमारा चेन्नई है, इसका हो जाएगा हमारा कहाँ पे, लखनऊ। इलाहाबाद बैंक का है हमारा कोलकाता। बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या एम नहीं है, तो श्रिंकिंग ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका एम नहीं होता। कमेटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमेटी किसके अंदर में बनी है, रंगराजन। ठीक है, रंगराजन फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमेटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमेटी बनी है रंगराजन के। कह रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या काम होता है, तो सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, क्या ये काम होता है, हाँ। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को सप्लाई क्रेडिट करना, हाँ। यंग एंटरप्रेन्योर वाला नहीं है इसका। पेमेंट बैंक के बारे में क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है ना मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स सब इसके अंदर एलिजिबल हैं, यस। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है, और ये लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती है। ठीक है, लैंडिंग एक्टिविटी ये नहीं करती है पेमेंट बैंक, और ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात किसने की है, नचिकेत मोर ने। तो दो लोग आ रहे हैं बेसिकली, ये जो है ना, जब ये वाली बात आ जाए, आरबीआई हैज़ क्लियर द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट पेमेंट बैंक फॉर इंडिया,
पेमेंट बैंक की रिकमेंडेशन किसने दी है? ओके, तो ये दी है नचिकेत मोर ने। पेमेंट पेमेंट मोर मोर और करो और करो। पेमेंट बैंक की रिकमेंडेशन किसने दी है? नचिकेत मोर ने। शैडो बैंकिंग किसे कहते हैं? फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ठीक है ना, फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो होती है ना, उनका जो मेन कंसर्न होता है वो सिर्फ लोन के लिए काम करती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो है वो लोन के लिए काम करती है बस। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या ये जो है ना, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को एक्वायर कर सकती है? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ये एक्वायर कर सकती है, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लाइक सेविंग अकाउंट। ये सही है, ये ठीक है। लाइक सेविंग अकाउंट नहीं कर सकती, एफडी कर लेगी ये, लेकिन डिमांड डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट ये नहीं। एफडी कर सकती है, मतलब टाइम डिपॉजिट कर सकती है, बट डिमांड डिपॉजिट नहीं। डिमांड डिपॉजिट हमारे दो होते हैं ना, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को एक्वायर कर सकती है, तो ये कैन नॉट नहीं कैन आएगा यहाँ पे। दूसरा ये वाला सही है, तो 2 हो जाएगा इसका। एनबीएफसी के लिए ओम्बड्समैन स्कीम कब आई थी? 2018 में आई थी। माइक्रो फाइनेंस जो दिया जाता है उसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होती है? क्रेडिट फैसिलिटी होती है, सेविंग फैसिलिटी होती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। माइक्रो फाइनेंस के तहत, माइक्रो फाइनेंस को आरबीआई रेगुलेट करती है। कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं इसके अंदर? क्रेडिट फैसिलिटी, सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, सारी होती हैं इसमें। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी होती है, सेविंग फैसिलिटी होती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है और फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी होती है। थोड़ा नाम याद रखना है कि गुल्लक बच्चा बैंक, ये पटना का है। बच्चे को पटाने के लिए गुल्लक दे दी है। देखो, कह रहे हैं कि कमर्शियल बैंक का एसेट क्या है? कमर्शियल बैंक का एसेट वही होता है क्रेडिट, जो क्रेडिट दिया जाए। क्रेडिट टू फार्मर, डिपॉजिट लाइबिलिटी है, बोरोइंग लाइबिलिटी है, डिमांड डिपॉजिट लाइबिलिटी है। डिपॉजिट तो हमेशा लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट टू फार्मर ये क्या है? एसेट है। देखो, ये याद रखना है कि लाइबिलिटी क्या क्या होती है? पेड अप कैपिटल लाइबिलिटी है, रिजर्व। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इतने के इन्होंने शेयर इशू कर रखे हैं। शेयर इशू कर रखे हैं मतलब इनको ये जो शेयर है ये रिटर्न भी करने पड़ेंगे। तो पेड अप कैपिटल जो है ये इनकी क्या होती है? इनकी लाइबिलिटी होती है, पहली बात। डिपॉजिट, चाहे वो कोई भी डिपॉजिट हो, बोरोइंग हो, ठीक है, बोरो करना, डिपॉजिट लेना, ये सारी लाइबिलिटी हैं। एसेट क्या क्या होता है? लोन दे दो, एडवांस दे दिया, बिल को डिस्काउंट कर दिया, एंड बिल परचेज। लोन्स, एडवांस, बिल डिस्काउंटेड एंड बिल परचेज्ड। लोन्स, एडवांस, बिल डिस्काउंटेड एंड बिल परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी। एंड कैश इन हैंड विद आरबीआई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? टाइम डिपॉजिट। एनपीए किसे कहते हैं हम लोग? जिसमें ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों में से कुछ भी रिकवर ना हो, उसको हम लोग एनपीए बोलते हैं। ठीक है, लोन इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन किसे कहते हैं? मैक्सिमम 15 मंथ्स के लोन को, 15 महीने तक के, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। ट्रेजर लोन्स क्या होते हैं? ट्रेजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इन फ्यूचर। ये एकदम सही बात है। क्या ट्रेजर लोन मोस्टली इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर को दिए जाते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना, ट्रेजर लोन्स जो है वो होम लोन, पर्सनल लोन, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। इंटरनल डेप्थ में क्या क्या आता है? जो अंदर से किया जा रहा हो,
मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू आरबीआई, सारे ही इंटरनल डेप्थ हैं। नॉन फाइनेंशियल डेप्थ की बात पूछ रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल डेप्थ तो हाउस लोन इशू ओन बाय हाउस होल्ड, हाउस लोन ये एक नॉन फाइनेंशियल डेप्थ है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड ये भी एक नॉन फाइनेंशियल डेप्थ है। ट्रेजरी बिल भी हमारा नॉन फाइनेंशियल डेप्थ है। तो ये हमें याद रखना है। हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड, हाउसिंग लोन ओल्ड बाय हाउस होल्ड ये नॉन फाइनेंशियल डेप्थ है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड आउट और ट्रेजरी बिल, हाउसिंग लोन जो होते हैं, हाउसिंग लोन वो नॉन फाइनेंशियल डेप्थ है। क्रेडिट कार्ड का अमाउंट नॉन फाइनेंशियल है और ट्रेजरी बिल भी नॉन फाइनेंशियल है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांच which enable customer to operate their account from any branch of the bank on its network regardless of where they operate their account। तो ये सिर्फ यही एक मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का। ना तो ये कंट्रोल करने का एक तरीका है और ना ही ये एनपीए ख़त्म करने का एक तरीका है। इन दोनों में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। एनपीए, तीसरा ऑप्शन इसका एनपीए के बारे में बोल रहा है, तो ना तो ये एनपीए से रिलेटेड है ना ही ये किसी को कंट्रोल करने की बात करता है। इसमें क्या है, ये बैंक ब्रांच का एक नेटवर्क है जो कस्टमर विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। बेसल 3 किस चीज़ के लिए है, तो बेसल 3 जो है वो इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। क्या इम्प्रूव करने के लिए है, टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, ये सब करने के लिए। देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने देखा था, इट इज़ द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन in the form of their own fund to offset any loss that the bank incur if any holder fail to repay their dues। अगर किसी ने अपना ड्यू पे नहीं किए है ना, तो बैंक के पास अपना खुद का ओन फंड होना चाहिए। तो यही होता है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इज़ द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन, बैंक को ये मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड to offset any loss that bank incur if the account holder fail to repay any due। ये एकदम सही है। क्या इसको हर इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करता है, तो ये गलत है। हमने देखा था ना DICGIC ये है ना, तो ये क्या है, एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। यस, इसमें डिपॉजिट अप टू मतलब 5 लाख तक इंश्योर होता है, ये एकदम सही है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है और 5 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो इंश्योर रहता है। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट ये कौन देखता है, इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट जो ये करते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर, ये कौन देखता है, तो ये बैंक खुद देखता है। ठीक है, ये बैंक खुद देखता है। देखो लिखा हुआ है, पहले आरबीआई भले ही देखता था बट नाउ इट इज़ फिक्स्ड बाय कमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन देयर मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मार्केट इंटरेस्ट रेट, जिस हिसाब से वो लोन दे रहे हैं उसी हिसाब से फिर वो डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो इसको नाउ इट इज़ फिक्स्ड बाय कमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन देयर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। MCLR क्यों लाया गया था, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये क्यों लाया गया था, ये ताकि ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाए। यस, दूसरा ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाए, किस बात की ट्रांसपेरेंसी, कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर रहा है, उस वो ट्रांसपेरेंसी कि बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर रहा है। अभी भी कहा ना कि इंटरेस्ट रेट को कौन डिटरमाइन करता है, तो बैंक अपने आप डिटरमाइन करते हैं। तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी तो आनी चाहिए, तो इसके लिए हमारा MCLR आया था। ठीक है, अब इसमें इसका मेन पर्पज़ ये है कि ताकि जो बैंक का जो क्रेडिट है एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर एज वेल एज टू द बैंक, ताकि वो जो बैंक का जो क्रेडिट है इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो फेयर तरीके से जाए, बोरोवर के पास भी फेयर तरीके से जाए और बैंक के पास भी। देखो आरबीआई के बारे में पूछा हुआ है, क्या यह एक एपेक्स बैंक है, तो यस एपेक्स बैंक है, यहीं पे हमारा आरबीआई बैठता है। क्या ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, तो यस ये करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट।
ये बिजनेस फैमिलीज़ को लोन देता है, जी नहीं। आरबीआई बिजनेस फैमिलीज़ को लोन नहीं देता है। नाबार्ड के वर्क को मॉनिटर करता है, हाँ करता है, बट ये बिजनेस फैमिलीज़ को लोन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्या ये बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है? यस। क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है? यस। क्या ये इंडिया की मेंबरशिप, क्या ये एजेंट की तरह काम करता है? इंडिया की मेंबरशिप जब आईएमएफ के अंदर है, वहाँ पे एजेंट की तरह हमारा आरबीआई काम करता है, तो ये बात भी एकदम सही है। और क्या ये बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडल करता है? यस। देखो रिजर्व बैंक जो इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देखता है, पहली बात, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल इशू करती है, ठीक है। और ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल को सोल्ड कौन करता है? ट्रेजरी बिल आर सोल्ड इन इंडिया बाय आरबीआई। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल के अंदर, ये बात एकदम सही है। ट्रेजरी बिल के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर थ्रू देयर डीमैट अकाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल के अंदर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेप्थ बॉन्ड के अंदर इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज़ द ये जो हमारा है NDS नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, ये क्या है? नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम, ये याद आते ही ये क्या करना है, ये आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग को प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या, और ये किसने बनाया था ये सब चीज़ें? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यस, ये इसी ने ही बनाया था। इसको प्रमोट किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, आरबीआई ने नहीं। आरबीआई इतनी छोटी छोटी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है, कि किसी का प्लेटफॉर्म आरबीआई प्रमोट कर रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आरबीआई ने नहीं, ये सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया था।